टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीट एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम। 2011 से 2021 तक पूछे गए हैं, जो कि आगामी जो 24 और 23 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसमें रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन 10 से 15। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी को भी फायदा हो सके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डेली हम वीडियो देते जा रहे हैं आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करवाए जाएंगे। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ताकि आपके क्वेश्चनों को याद हो सके। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया था? यानी जब स्किनर ने अपना सिद्धांत किया था तब उसने किस पर प्रयोग किया गया था? उसने कबूतर व चूहा पर प्रयोग किया गया, और ये 3rd ग्रेड टीचर 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? ये देखिए थर्ड ग्रेड में पूछा गया 2013 और 2012 में। कांटा लगने पर पैर हटाना, हाथ पैरों को चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर कदम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कांटा लगने पर पैर हटाना। ये क्या है? प्रसूत व्यवहार नहीं है, लेकिन ये है हाथ पैरों का चलाना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 3rd ग्रेड में पूछा गया और रिपीट हो सकता है। निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभावों पर निर्भर करता है? यानी ये क्या है? यानी जो उद्दीपक क्रिया होती है उसके साथ घटित न होकर व्यवहार के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वकता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये 3rd ग्रेड में पूछा गया है। आगे बात करेंगे, एक प्रोफेसर BF स्किनर ने नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। स्किनर ने BF स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह क्या होगा? पुनर्बलन होगा। आगे बात करेंगे, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत कहलाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका हो गया सूझ का सिद्धांत, जो कि अभी आपने देखा कोहलर का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत। आगे बात करेंगे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कोहलर। अभी हमने देखा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे। अब कोहलर की बात आ गई तो इन्होंने अपने संबंधी चिंपांजी पर किया था, और बहुत बार ये देखो 2nd ग्रेड में पूछा गया है, 3rd ग्रेड में और यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, कोहलर ने चिंपांजी व पर प्रयोग किया था। आगे बात करेंगे, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत कोहलर द्वारा दिया गया था। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, कोहलर के जितने भी क्वेश्चन मोस्ट बन रहे हैं, और ये यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आगे बात करेंगे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये आपको याद रखना है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था। आगे बात करेंगे, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ये देखो 1st ग्रेड 3rd ग्रेड से 1st ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया था। तो इसमें पूछा है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है कहाँ से होता है? तो ये संपर्क से होता है। अगर हम सामाजिक अधिगम संपर्क यानी लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमें सामाजिक अधिगम करने को मिलेगा। आगे बात करेंगे, जिस
प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को उसे कहा जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सामाजिक अधिगम कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर ही समाज में सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। तो इसका आंसर सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, लेकिन इसकी भाषा इसने क्या किया है कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। आगे बात करेंगे, कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? उन्होंने अवलोकन आधारित अधिगम नहीं है, तो यह स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर देना। तो ये नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। तो ये जो है 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। आगे बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आया था सीटेट में। तो जो विद्यार्थी सीटेट के इच्छुक हैं, सीटेट करना चाहते हैं, तो अभी फार्म जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जो है डेट आई है कब से कब तक है तो वो देख लेना। सीटेट का जो है फार्म स्टार्ट हो गए हैं भरने, तो देख लेना। आगे बात करेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष होती है। पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। आगे बात करेंगे, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इस घटना को पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये यूपी टेट और थर्ड ग्रेड 2012 और सी टेट 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आगे बात करेंगे, पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ क्या होगा? संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, वह परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, स्कीमा का मतलब क्या है? और बेस्ट क्वेश्चन है। स्कीमा का मतलब है लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना स्कीमा कहलाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट भी हो सकता है। तो ये पियाजे के अनुसार कौन सा चरण है? तो ये पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन चरण है। इसमें क्या पूछा इसने कहा कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तभी सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो ये पूर्व संचालन का अर्थ है। ये रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया 2018 में। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण नहीं है, बल्कि अनुभव है, संतुलनीकरण है और इनमें से कोई नहीं। यानी अनुभव और संतुलनीकरण है, लेकिन जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के जो है निर्धारित तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। आगे बात करेंगे, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया जाना जाता है, तो इसे कहते हैं संतुलन कहते हैं। ये रीट लेवल 1, 2 जो है रीट लेवल 1 11 फरवरी 2018 को एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है उसे जाना जाता है, तो संतुलन जाना जाता है उसे। आगे बात करेंगे, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है? जो है भाषा है
विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करता है, ये कथन दिया था प्याजे ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को। 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और फिर मत कहना कि सर हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो इन क्वेश्चनों को एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेना, क्योंकि ये लगभग 300 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इससे 3 वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया है, अब चौथा वीडियो है। डेली लगभग 30 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ये टेस्ट वाइज होगा। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इनका तो कॉपी पेन लेकर बैठकर आंसर ABC लगाकर उसके बाद चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको कौन कौन से, अगर आपको टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से जो है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। टेस्ट के माध्यम से ही हमें पता चलता है। आगे बात करेंगे, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याजे ने क्या नाम दिया है? तो प्याजे ने संजीव चिंतन जो है नाम दिया है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति सजीव चिंतन कहलाती है। आगे बात करेंगे, प्याजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है, तो किस में किया है? इसने किया है नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन। नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना एक बार। प्याजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? इसने कहा कि प्याजे ने कहा कि 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो आंख हाथ संबंधन जो है ये संज्ञानात्मक विकास होते हैं 4 से 8 माह के बीच। आगे बात करेंगे, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा एक सही नहीं है? तो ये है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान एक सही नहीं है। नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन, साम्य धारण, ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास के चरणों में शामिल है, बल्कि पूर्व ज्ञान नहीं है। आगे बात करेंगे, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था क्या बताई है? तो ब्रूनर ने उपयुक्त सभी बताई है, गामक अवस्था भी बताई है बौद्धिक विकास की, प्रतिमापरक अवस्था भी बताई है और प्रतीकात्मक अवस्था भी बताई है। और मोस्ट क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड 2012 में पूछा गया है। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्था बताई है, गामक अवस्था, प्रतिमापरक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। आगे बात करेंगे, तो आज के मोस्ट 30 क्वेश्चन होंगे हमारे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जितने विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज 17 तारीख है और 24 और 23 और 24 को एग्ज़ाम जो है रीट का होने वाला है। तो एक बार इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिए, ताकि आपके 30 क्वेश्चन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अब की बार जो है पात्रता हमें जो है क्लियर करनी है, उसके बाद हमारा मेन जो है जनवरी में होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी विद्यार्थी की पात्रता आपकी बार पास हो जाएगी। अच्छे से पेपर को हल करना, ताकि वहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी।